कभी सोचा है कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं या जो खाना हम खाते हैं वो सब आता कहाँ से है? इसका जवाब दरअसल एक ही प्रोसेस में छिपा है। एक ऐसा प्रोसेस जो हमारे प्लैनेट के ग्रीन इंजन को चलाता है, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। ये वो प्रक्रिया है जिसके बिना धरती पर जिंदगी जैसी हम जानते हैं मुमकिन ही नहीं होती। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये जो एक पत्ती की सतह पर एक छोटा सा दरवाजा दिख रहा है, इसे कहते हैं स्टोमा। बस ये समझ लीजिए कि सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। इस प्रक्रिया का जो सबसे जरूरी कच्चा माल है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो इसी गेटवे से अंदर आता है। हरे पौधों को न छोटी छोटी कमाल की फैक्ट्रियों की तरह समझना चाहिए। बायोलॉजी में इनके लिए एक शब्द है ऑटोट्रॉफ, जिसका सीधा सा मतलब है वो जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ये सूरज की रोशनी को पकड़ते हैं, उसे केमिकल एनर्जी में बदलते हैं और यही एनर्जी हमारे पूरे फूड वेब की बुनियाद है। और ये बात कितनी खूबसूरती से इस एक लाइन में कह दी गई है। ये सिर्फ पौधों की कहानी नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। सूरज की रोशनी को पकड़कर उसे खाने में बदलने की ये जो अनोखी काबिलियत है, वही तो धरती पर जीवन को चला रही है। तो सवाल ये है कि ये सारा जादू होता कहाँ है? तो ये होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ये पत्ती की कोशिकाओं में मौजूद नन्ही नन्ही फैक्ट्रियां हैं और इनकी संख्या कम नहीं होती। एक पत्ती के अंदर ऐसी लाखों फैक्ट्रियां हो सकती हैं जो हर पल चुपचाप अपना काम कर रही होती हैं। अब देखिए, इस क्लोरोप्लास्ट फैक्ट्री के अंदर काम का बंटवारा बिल्कुल साफ है। एक है ग्राना, जो एक्ट 1 का स्टेज है, जहां सूरज की रोशनी को कैप्चर किया जाता है, और दूसरा है स्ट्रोमा, जो एक्ट 2 का स्टेज है, जहां उस कैप्चर की हुई एनर्जी का इस्तेमाल करके शुगर बनाई जाती है। चलिए इन दोनों एक्ट्स को थोड़ा करीब से देखते हैं। तो हमारी कहानी का पहला एक्ट है सूरज से मिली कच्ची एनर्जी को पकड़ना और उसे एक ऐसे केमिकल फॉर्म में बदलना जिसे इस्तेमाल किया जा सके। इसे कहते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस, और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इस काम के लिए रोशनी का होना बेहद जरूरी है। असल में रोशनी को पकड़ने का ये काम पूरा टीम वर्क है। क्लोरोफिल ए को टीम का स्टार प्लेयर समझ सकते हैं, लेकिन उसकी मदद के लिए क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स जैसे सपोर्टिंग प्लेयर्स भी होते हैं। ये सब मिलकर एक एंटीना की तरह काम करते हैं, अलग अलग तरह की रोशनी को सोखते हैं और सारी एनर्जी अपने स्टार प्लेयर क्लोरोफिल ए तक पहुंचा देते हैं। अब ये जो एनर्जी के बहने का ब्लूप्रिंट है, इसे जेड स्कीम कहते हैं। ये वो रास्ता है जिस पर इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं और इस रास्ते पर उन्हें एक बार नहीं बल्कि दो दो बार सूरज की रोशनी से एनर्जी का बूस्ट मिलता है। इसका आकार थोड़ा बहुत जेड जैसा दिखता है, इसीलिए इसे ये नाम मिला है। तो ये सफर काम कैसे करता है? सबसे पहले फोटोसिस्टम 2 में रोशनी इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देती है। अब उन खाली हुई जगहों को भरने के लिए पानी का मॉलिक्यूल टूटता है, और मजे की बात यह है कि यहीं से वो ऑक्सीजन बनती है जिसमें हम सांस लेते हैं। फिर ये इलेक्ट्रॉन एक चेन से गुजरते हैं जिससे एटीपी बनता है। फोटोसिस्टम 1 में उन्हें रोशनी से एक और एनर्जी बूस्ट मिलता है, और आखिर में ये एक और एनर्जी मॉलिक्यूल NADPH बनाने के काम आते हैं। तो एक्ट 1 के आखिर में हासिल क्या हुआ? सूरज की रोशनी की एनर्जी को पकड़कर दो छोटे पोर्टेबल बैटरी पैक्स में स्टोर कर लिया गया है, ATP और NADPH। ये बैटरियां अब फुल चार्ज हैं और अगले स्टेज को पावर देने के लिए एकदम तैयार हैं। और अब बारी है एक्ट 2 की। अब वक्त है एक्ट 1 में चार्ज की गई बैटरियों को काम पर लगाने का। इस एनर्जी का इस्तेमाल करके कुछ ठोस बनाया जाएगा, शुगर यानी ग्लूकोज। और हाँ, भले ही इन रिएक्शंस को सीधे रोशनी की जरूरत नहीं, पर ये एक्ट 1 से मिली एनर्जी के बिना बिल्कुल नहीं हो सकते। इस पूरे कंस्ट्रक्शन प्रोसेस का जो दिल है वो है केल्विन साइकिल। इसका नाम इसके खोजकर्ता मेल्विन केल्विन के नाम पर रखा गया है। इसे फैक्ट्री की असेंबली लाइन की तरह सोचिए। ये एक ऐसा रास्ता है जो एक्ट 1 से मिली एनर्जी का इस्तेमाल करके हवा के कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। तो इस असेंबली लाइन पर होता क्या है? इसके 3 मेन स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में रूबिस्को नाम का एक एंजाइम हवा से CO2 को पकड़ता है। दूसरे स्टेप में हमारी चार्ज की हुई बैटरियां ATP और NADPH अपनी एनर्जी लगाकर उस कार्बन को शुगर में बदल देती हैं। और तीसरे स्टेप में साइकिल को दोबारा चलाने के लिए शुरुआती मॉलिक्यूल को फिर से तैयार किया जाता है, ताकि ये प्रोसेस लगातार चलता रहे। तो आखिर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने का कुल खर्चा कितना आता है? इसके लिए चाहिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स।
और एनर्जी की लागत पूरे 18 एटीपी और 12 NADPH बैटरियां। ये सच में एक बहुत महंगा सौदा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। प्रकृति हमेशा बेहतर करने का तरीका ढूंढ ही लेती है। कुछ पौधों ने मुश्किल हालात में फोटोसिंथेसिस को और भी ज्यादा एफिशिएंट बनाने का एक कमाल का तरीका विकसित कर लिया है। पर इस अपग्रेड की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसे समझने के लिए जरा सोचिए, क्या होगा अगर वो जरूरी एंजाइम रूबिस्को जो CO2 पकड़ता है कभी कभी गलती कर बैठे? इस गड़बड़ी का एक नाम है फोटो रेस्पिरेशन। ये तब होता है जब रूबिस्को एंजाइम कंफ्यूज हो जाता है और CO2 की जगह गलती से ऑक्सीजन को पकड़ लेता है। नतीजा, शुगर तो बनती नहीं, उल्टा कीमती एनर्जी और बर्बाद हो जाती है। और ये गड़बड़ खासकर गर्म और सूखी जगहों पर ज्यादा होती है। और यहीं पर C4 पौधे अपना कमाल दिखाते हैं। उन्होंने इसका एक तोड़ निकाल लिया है, एक तरह का CO2 पंप। उनकी पत्तियों का एक खास डिजाइन होता है जिसे क्रांज एनाटॉमी कहते हैं, और इसी की मदद से वो CO2 को सीधे केल्विन साइकिल तक पंप करते हैं। इससे रूबिस्को के गलती करने की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि C4 पौधे काम को 2 अलग अलग जगहों पर बांट देते हैं। वो CO2 को एक तरह के सेल में पकड़ते हैं और फिर उसे दूसरे तरह के सेल में भेजते हैं जहां केल्विन साइकिल चल रहा होता है। इससे ये पक्का हो जाता है कि रूबिस्को के आसपास हमेशा CO2 की भरपूर सप्लाई रहे और वो ज्यादा कुशलता से काम कर पाए। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़ी तस्वीर देखते हैं। असल दुनिया में कोई भी पौधा हमेशा अपनी पूरी ताकत से काम नहीं कर पाता। कई चीजें हैं जो इस जरूरी प्रक्रिया की रफ्तार को धीमा कर सकती हैं। और यहीं पर ब्लैकमैन का लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स सामने आता है। इसे ऐसे समझिए, कोई भी चेन उतनी ही मजबूत होती है जितनी उसकी सबसे कमजोर कड़ी। ठीक वैसे ही फोटोसिंथेसिस की रफ्तार उस चीज पर निर्भर करती है जो सबसे कम मात्रा में मौजूद हो, चाहे वो रोशनी हो, पानी हो या फिर CO2। इस ग्राफ को देखें तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल साफ हो जाता है। जब रोशनी कम है तो और रोशनी देने से रफ्तार बढ़ती है, लेकिन एक पॉइंट के बाद और रोशनी देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि अब CO2 या कोई और चीज कमजोर कड़ी यानी बाधा बन गई है। और यही बात हमें आज के एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करती है। हम सब जानते हैं कि हमारे वातावरण में CO2 का लेवल लगातार बढ़ रहा है। अगर कई पौधों के लिए CO2 ही वो कमजोर कड़ी है, तो इस बदलाव का हमारे प्लैनेट के ग्रीन इंजन पर क्या असर होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारे प्लैनेट का भविष्य तय करेगा। इस पर सोचिएगा जरूर।